सभी साथियों को नमस्कार। आज एक छोटी सी चर्चा फिर 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में करेंगे। चूँकि कुछ हमारे साथी जिन्होंने बार बार कमेंट में भी किया कि ये जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें जो फिटमेंट फैक्टर की बात की थी उससे वो थोड़ा असहज दिखे और असहमत दिखे, तो उसका एक तर्क मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्या तार्किक बातें हमने उस वीडियो में की थी, उसका क्या तर्क है। जो बातें उस वीडियो में की थी उसका क्या तर्क है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बात की थी 2.0 मैंने लिखा है, ये 2.50 है। 2.50 से कम नहीं होगा। था ये 60 बट 2.50 को मैं आइडियल यहाँ मानता हूँ। चलिए, कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं ये मैट्रिक्स हमारी। ये मैट्रिक्स जो हमारी होती है 7th पे कमीशन के लिए है, ठीक है। 7th पे कमीशन में हमारी क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स में हमें पहले आपको पता होना चाहिए वेतन कैलकुलेशन, वेतन कैसे निकलता है, वेतन की गणना, ये बहुत ज़रूरी है सभी को जानने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को देखिए और इस पे बैंड में हम जो 4200 ग्रेड पे है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे अगर कोई नौकरी शुरुआत करता है तो उसका जो बेसिक जो मूल वेतन कहा जाता है वो कितना होगा, 35,400 होगा। मैंने इसको पहले आपसे चर्चा की थी कि ये जो मूल वेतन 18,000 है ये हमारा 6th पे कमीशन में कितना था, 6th पे कमीशन में ये हमारा 7,000 रुपये था, ठीक है। फिलहाल कैलकुलेशन में यहाँ करने जा रहे हैं। अगर किसी का वेतन 35,000, कोई 4200 ग्रेड पे में, मैं कहता हूँ उसने ज्वाइन किया जो है टीचर की नौकरी, उत्तर प्रदेश में बेसिक टीचर की यदि अगर नौकरी ज्वाइन करता है प्राइमरी लेवल पर तो उसका मूल वेतन कितना होगा, 35,400। इसी पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, कितना होगा, 35,400, ये आप जानते हैं। फिर आप एक DA सुनिए, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, ठीक है। क्या होता है, महंगाई भत्ता, ठीक। महंगाई भत्ता क्या होता है, महंगाई भत्ता सरकार जो है समय समय पर जो है CPI इंडेक्स होता है, कंज्यूमर फोरम इंडेक्स जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फोरम निकल गया, कंज्यूमर प्राइस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, इस पे कैलकुलेशन, इसके कैलकुलेशन पे मैं नहीं जाऊंगा। इसके कैलकुलेशन के आधार पर सरकार वर्ष में कितने में, वर्ष में 2 बार क्या करती है, DA बढ़ाती है। DA बढ़ाने का उद्देश्य कि महंगाई बढ़ रही तो उसके सापेक्ष हमारे सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमी में बैलेंस हमारा इक्वल रहेगा। ये तो हो गया महंगाई। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो हमारा मूल वेतन हो गया, जो भी हमने लिखा ये क्या हमारा मूल वेतन, ये हमारा क्या है, मूल वेतन है। अब मूल वेतन पर ही हमारा क्या मिलता है, महंगाई, क्या मिलती है, महंगाई मिलती है। तो महंगाई इस समय वर्तमान समय भी 3% और बढ़ी है, कितनी हो गई है, 58%, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि 35,400 प्लस 35,400 का 58%, ठीक है, 35,400 का 58% और प्लस इसमें HRA जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा, ठीक है। क्या सैलरी होगी ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी सैलरी आएगी वो हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय को मिलेगी, HRA। अगर कोई अन्य भत्ता, चूँकि यहाँ पे तो कोई अन्य भत्ता नहीं जिसकी गणना में कर रहा था, वहाँ पे कोई अन्य भत्ता नहीं, सिर्फ HRA मिलता है, ठीक है। वो भी न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र में 1340-4200 ग्रेड पे के लिए मिलता है। तो आप अगर आपकी इस जॉब का जो मूल वेतन होगा, मूल वेतन प्लस मूल वेतन का 58% DA है प्लस HRA, ये आपकी हो जाएगी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस तरीके से कहें कि मूल वेतन का ये क्या है, ये 100% है, क्या है, 100% है, उस पर कितना मिल रहा है, 58%, ये हमारा क्या मिल रहा है, DA मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मूल वेतन का हम अपने सैलरी की कैलकुलेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रतिशत में। ये प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि 35,400 का यदि 158% निकाल दे, इस लाइन को ही मैं लिख रहा हूँ, इस लाइन को, क्योंकि ये 100% है, ये 58% है। तो अगर 35,400 का 158% हम निकाल दें, ठीक है,
प्लस HRA कर दें, तो जो कैलकुलेशन यहाँ आया था वही कैलकुलेशन यहाँ भी आएगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन के बारे में हम बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। मैं एक कैलकुलेटर उठाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये आप अगर इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कोई असहजता आएगी। पहले मैं इस लाइन को इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। किसको? इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो कैलकुलेट करिए। मैंने कहा 35, पहले इसका निकालिए। 35,400 का कितना निकालिए? 58%। तो ये आएगा, ये इतनी चीज़ आ जाएगी, मतलब 35,400, ठीक, प्लस ये वाली लाइन जो आएगी वो आएगी हमारी, आप देखेंगे वो आ जाएगी हमारी 20,000। कितना आएगी? 20,532 प्लस HRA मैंने कहा 1,340। ठीक है, तो ये टोटल सैलरी जो बनेगी, टोटल सैलरी बनेगी कितनी बन जाएगी? आप देखेंगे ये सैलरी बन जाएगी, क्या बन जाएगी? 57,272। ठीक है, ये विदाउट NPS है, मतलब कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि 2005 के बाद जिनका भी जो NPS में नहीं है, जो OPS में नहीं है, उनको NPS कटना है। वो जिनका NPS कट रहा है वो भी कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, उस पर भी आते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद HRA मत जोड़िए उसमें। ठीक है, उसमें HRA मत जोड़िए। तो अगर HRA नहीं जोड़ेंगे तो इसमें डिडक्शन हो जाए। ये इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो आया था वो आया था 55,932। ये आपका विदाउट HRA था। HRA हमने जब जोड़ा तो कितना आ गया? 57,272 रुपये। तो 55,932 है, तो इसका 10% हमारा NPS कट जाएगा। 10% NPS कटेगा, इसका मतलब 5593 रुपये, ये हमारा NPS कट जाएगा। तो कुल सैलरी में से कितना घटा देंगे? 5593 घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारी जो सैलरी इन अकाउंट मिलेगी विदाउट, मतलब विद NPS, 51,679, 51,679 रुपये, ये हमारी सैलरी विद NPS है, ये विदाउट NPS है। ये आपने कैलकुलेशन देख लिया। ये कैलकुलेशन मैंने इसके हिसाब से किया। डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं? जो मैंने कहा आप निकालिए, 35,400 का आप सीधे 158% निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 55,932 आप निकालिएगा, प्लस 1,340। इसका मतलब क्या है कि 158% आपका निकल गया। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, यही सैलरी जो यहाँ आ रही थी कि मूल वेतन ये 100% सैलरी में जोड़ रहा हूँ, किसमें? इसका ये निकाल कर 58% DA निकाल कर। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ कितना है आज के समय, यदि अगर बेसिक में, किसमें? बेसिक में मूल वेतन जो 35,400 है, ठीक है, इसमें 158% कहिए या 1.58 कहिए। ठीक है, अगर 1.58 का हम गुणा कर दें तो उसका वेतन निकल आएगा, प्लस HRA। अभी HRA पे चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर की हमें निकालना है। तो यदि अगर 35,400 का आप 1.58 कर लीजिए, ठीक है, ये भी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 55,932। इसका मतलब, आगे बढ़ते हैं, इस पेज को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले पेज में आपको समझ में आएगा। इसका मतलब कि 35,400 मूल वेतन में इस समय DA कितना है? DA हमारा डियरनेस अलाउंसेस 15% है, उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? 1.58। तो फिक्स हो गया, इससे कम हो ही नहीं सकता। इससे कम होने का मतलब हमारी सैलरी में ग्रोथ है ही नहीं। तो आपका जो पहली डेडलाइन मिली 1.58 मिली, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं, चूंकि 7th पे कमीशन जो 7th पे सॉरी 8th पे कर दीजिए इसको, 8th पे कमीशन की जिस पे भी बात की जा रही है उसमें 18 महीने का न्यूनतम डेडलाइन दिया है, 18th मंथ का। ठीक है, 18 माह का, 18 माह। ठीक है, ठीक है, 18 माह का। तो 18 माह का इसमें समय दिया है। तो अगर आज के समय से आप जोड़ते हैं तो ये 2027 जान लीजिए लागू होते जुलाई हो जाएगा। ठीक है, जुलाई हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करिए
कि आपका डीए उस समय कितना होगा, जो अभी 58% है, अभी आपको जुलाई में मिला है, फिर 1 जनवरी में मिलेगा, जनवरी 26, फिर जनवरी फिर जुलाई 26 वाला, ऐसे जनवरी जुलाई लेता हूँ, बल्कि वो मिलता है आगे ही, ठीक है। ये जनवरी 26 2026, और ये हमारा जुलाई 2026, ठीक। फिर हमारा जनवरी 2027, फिर हमारा जो मैं जिस पे चर्चा कर रहा हूँ जुलाई 2027। इसके बाद मेरा मानना है कि आपका जाके, ठीक है, इसके बाद हमारा आगे चलकर हमारा क्या होगा, हमारा वेतन जो है इतने के बाद हमें 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। तभी तक तो हमारा जैसे चल रहा है, हर साल हमारा जैसे चल रहा है उसी हिसाब से चलता रहेगा, डीए बढ़ता रहेगा। तो अभी 58% है, अगर इन 4 बार हमारा जो डीए वृद्धि होगी, इसमें हम मान लें 3%, कितना मान लें 3% ऑन एवरेज, कभी 3 बढ़ा, कभी 4, कभी 2 बढ़ा है, तो हम 3% का ही एवरेज ले लेते हैं। तो 4 बार जो हमारी सैलरी ग्रोथ होगी इस हिसाब से प्रतिशत में, तो 12, तो 58 प्लस 12%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। या आप कह दीजिए जो हमने पीछे भी निकाला था पिछले पेज पर, ये, ठीक है, 1.58 मैंने निकाला था ना, ये देखिए 1.58, ये आपको बताया था। तो 1.58 में 12% और जोड़ेंगे, तो जैसे 158 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170%। अगर अपनी सैलरी का 100 जो मूल वेतन का 170% कर देंगे तो हमारा डीए निकल जाएगा। इसको कहेंगे 1.7 कह दीजिए, हमारा फिटमेंट फैक्टर होगा। अब अगर आपकी सैलरी 12% डीए बढ़ने के बाद अगर 35,400 है, तो 35,400 का 1.70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपकी सैलरी होगी, ठीक है। इसका मतलब अब फिटमेंट फैक्टर हमारा कितना आ गया, अब फिटमेंट फैक्टर हमारा जो है 1.7 हो गया। ये सबको समझ में आ गई। अभी तक हमने कोई ग्रोथ नहीं की, कुछ नहीं की, सब 7th पे कमीशन, और जो हमारा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है जिस सैलरी बढ़ने का वही चल रहा है। यहाँ हमें फिटमेंट फैक्टर कितना मिल गया 1.70 विदाउट ग्रोथ, ठीक। आगे बढ़िए। जो एक्सपेक्टेशन है महंगाई के हिसाब से, ठीक है, महंगाई चूंकि 7th पे कमीशन में 15% समथिंग बढ़ी थी सैलरी, 14 साढ़े 14 से 15% के आसपास बढ़ी थी। इस समय जो हमारे कहते हैं अर्थशास्त्री हैं और हमारे कर्मचारी संघ के तमाम पदाधिकारी लोग हैं, और सब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है और जो जितने वित्तीय जानकार लोग हैं, उनका कहना है कि इसमें सैलरी 20 से 25% बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी हमारा फिटमेंट फैक्टर जो हमने 1.7 निकाला था, वो समझ गए होंगे आप कैसे 1.7 फिटमेंट फैक्टर। अगर इसमें 20 से 25% की ग्रोथ हम देखें तो हम मैक्सिमम ले लेते हैं, मैक्सिमम ना लेके चलिए मिनिमम ही ले लेते हैं। 20% हम मानते हैं कि हमारी सैलरी हमारी चल रही है। चल किसके हिसाब से रही थी, महंगाई हमारी कितनी 1.7 थी, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम मान ले रहे हैं कि हमारा 20% और सैलरी बढ़ जाती है। तो 1.7 में 20% बढ़ने का मतलब कि 20/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.20, ठीक है। तो इसमें जोड़ दीजिए 1.7, अगर फिटमेंट फैक्टर इसको बनाना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.90। अब अगर हमारा इससे न्यूनतम तो एकदम नहीं है, ठीक है। 1.90 जो आपकी सैलरी 8th पे कमीशन में बनेगी, उसमें जो भी आपका बेसिक होगा, अगर आप कल्पना करिए 35,400 है, ठीक है, तो 1.90 ये तो आपको ग्रोथ 100%, इसमें कोई इब्बट नहीं है, ये ऑर्डिनरी है, ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इतना आएगा ही, ठीक है। गुणा कर देंगे प्लस HRA, ठीक है। ये फिटमेंट फैक्टर क्यों बदल गया, क्योंकि यहाँ डीए शून्य हो जाएगा, डीए क्या हो गया शून्य हो गया, ठीक है। डीए हमारा क्या हो गया शून्य हो गया, सिर्फ फिटमेंट फैक्टर की बात होगी और उसमें HRA जुड़ जाएगा। फिर जब अगला वर्ष आएगा तो हमारा जो ऐसे 3% इंक्रीमेंट बढ़ता है और साल में 2 बार डीए बढ़ता है, डीए बढ़ेगा, तो वो 3% है कि 2%, फिर उस हिसाब से जैसे 7th पे कमीशन में बार बार बढ़ रहा था उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो यहां तक हमको आपने देखा कि 1.90, अगर हमारा 20% की ग्रोथ है तो 1.90, अगर 25% की ग्रोथ है तो 1.95, ये हमारा फिटमेंट फैक्टर बन गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और है, क्योंकि जब भी मैंने आपसे बात की थी तो न्यूनतम वेतन की बात की जाती है कि उसमें क्या परिवर्तन सरकार करना चाहती है। जो मूल वेतन में जो सबसे न्यूनतम है, आप देखेंगे 7 पे मैट्रिक्स में हमने आपसे बताया था कि कितना है 18,400, इसमें परिवर्तन की बात होती है। तो कैसे होती है, सब पे चर्चा होगी। अब आते हैं कि हमें क्या मिल गया है,
1.90। हमने ये मिनिमम वाले को ही हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यही हमको मिला है। अब एक चीज़ और है, यहाँ फैमिली यूनिट की बात की गई है, फैमिली इकाई की बात की गई है। फैमिली इकाई क्या है? अभी तक 7th पे कमीशन में 3 यूनिट मानी गई थी। कितनी मानी गई थी? 3 यूनिट। 3 यूनिट मतलब एक जो हमारा एम्प्लॉय है, एक उसका स्पाउस, ये कितना हो गया? 2, और 2 बच्चे, क्या हो जाए? 2 बच्चे। ये हमारी फैमिली यूनिट पे चर्चा की गई थी। 8th पे कमीशन में जो डिमांड है, जिस पे लगभग सहमति बन रही है गवर्नमेंट की भी, वो हमारी 5 यूनिट करने की बात है। कितनी की बात करने की? 5 यूनिट। मतलब 2 बच्चों के साथ जो 2 यूनिट और बच रही है वो हमारे पेरेंट्स की हो जाएगी, माता पिता की है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, उस पर मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा वीडियो को, तो उसको सुधारने के लिए 5 यूनिट हमारी 2 यूनिट बढ़ाई जा रही है, तो 5 यूनिट बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ कितने प्रतिशत की ग्रोथ हुई? 2 यूनिट बढ़ी। 2 यूनिट किस पे बढ़ी? पहले 3 थी, 3 पे बढ़ी, तो सॉरी 2/3% निकालेंगे तो गुणे 100, ठीक है। तो आप देख लेंगे, इसको जब हल करेंगे तो अप्रॉक्स 66% आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 66%। तो 66% का मतलब क्या हो जाएगा? 0.66 ये फिटमेंट फैक्टर में जोड़ दीजिए, ठीक है। चूंकि प्रतिशत कोई तो हमने फिटमेंट, यहाँ जो 20% हमने सैलरी ग्रोथ की थी, तो डीए मिला के कितना था? 170% हुआ था, ठीक है। और फिर हमने इसमें कहा था कि 20% 8th पे कमीशन के हिसाब से ग्रोथ थी, ठीक है। ये हमारा डीए था, डीए प्लस सैलरी, मूल वेतन प्लस सैलरी किया था, तो 170% हुआ था। ये 20%, और ये हमारा क्या है? 66% यहाँ उसका ग्रोथ है, चूंकि फैमिली यूनिट 2 से 5 की जा रही। ये कर्मचारी के हित में बहुत सही है। अगर इसको गवर्नमेंट करती है और इस पर लगभग विचार बन भी रहा है, तो ये हमारा 66%, तो जो जुड़ जाएगा 1.70, ये 0.20, ये 0.66, जोड़िए 6, 7, 2, 9, 6, 15 के 5, हाथ में 1, 2.56, ये हमारा फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, ठीक। ये फैमिली यूनिट से बढ़ा। तो टोटल फिटमेंट फैक्टर कितना हो गया? 2.56। ये कब हुआ? जो हमारा 20% की सैलरी हमने ग्रोथ ली 8th पे कमीशन में। यदि अगर यही 25% होता तो इसमें 0.5 और इसमें ऐड हो जाता, तो कितना हो जाता है? 6, 5, 5, 10, 0, और ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा 6 हो जाता है, सॉरी 0.05 जो बढ़ता ना, तो ये 0 और ये 5, तो 6, 5 ये हो जाता, और ये हमारा 516 हो जाता। तो 2.61 समथिंग, ये हमारा 60 ही मानिए, ये हमारा फिटमेंट फैक्टर हो जाता, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस हिसाब से वेतन हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम उस हिसाब से हमारा वेतन क्या हो जाएगा, यही मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 35,400 का 2.60, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 35,400 का अगर 2.60 कर देंगे तो ये लगभग बन जाता है, कितना हो जाएगा? 92,040 रुपये, ठीक है, प्लस HRA। क्या हो जाएगा? प्लस HRA हो जाएगा हमारा। HRA आप जानते हैं इसमें भी परिवर्तन होता है, इसमें भी बढ़ाया जाता है। अभी 1340 हो सकता है, 2000 के आसपास हो जाए। तो आप मोटी मोटा मान लीजिए कि 94,000 जो हमारा नियुक्त हो रहा है एम्प्लॉय वो। और अगर आप देखेंगे कि ये अगर ऑर्डिनरी अगर 8th पे कमीशन ना होता तो आप इसका 1.70 मैं निकाल दे रहा हूँ, वही 1.7 170% डीए के हिसाब से बनती, तो इसकी सैलरी बनती 60,180 प्लस 1340 HRA, तो ये आप मोटी मोटा जान लीजिए 61,000 बन रही है। तो 61,520 रुपये। ये जो व्यक्ति अगर नौकरी ज्वाइन करता प्राइमरी में, तो 7th पे कमीशन के हिसाब से 170% डीए के हिसाब से 61,000, यहाँ 94,000, ठीक है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सैलरी हाइक है। तो इसी आधार पर आप देखिए जो फुटमेंट फैक्टर निकल के आया 2.60, ठीक है, इससे हमारी सैलरी पर्याप्त बनेगी, ठीक है। आइए इसी वीडियो को इसी नोट के साथ सारी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी, और आप देख रहे होंगे कि सब जो है आपको सब समझ में आएगा। वीडियो कई बार देख लीजिएगा। थोड़ा आप लोगों से विशेष आग्रह है, वीडियो लाइक कर दीजिए हमारा, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में जो इससे इंटरेस्ट रखते हों। सभी वीडियो एकदम फैक्ट्स डेटा दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।